हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के इस हिस्ट्री की क्लास में। और हिस्ट्री की क्लास में आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो कि माना जाता है अनुमान पर आधारित है। अनुमान के मतलब अगर हम बात करें एविडेंसेस, यानी कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जी हां, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को कई सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें अगर हम सबसे महत्वपूर्ण नाम लेते हैं तो दो नाम बहुत हमारे सामने आते हैं। एक नाम है हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, और दूसरा इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता कहें या सिंधु घाटी की सभ्यता कहें। ये दो नाम इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसके बारे में हम कुछ जानने से पहले दो चीजें बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि अगर पूछा जाए एग्जैक्ट क्या यह सभ्यता किससे रिलेट करती है, तो सीधा सा आंसर होगा एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के मतलब यह हो गया कि ये प्रोटो, जी हां, प्रोटो हिस्ट्री है, क्योंकि ये प्रोटो हिस्ट्री से जो पहले का समय है वो आपका प्री हिस्ट्री कहलाता है। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहें या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहें, ये किसको बिलोंग करती है? ये बिल्कुल आपकी प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। तो इसके अगर हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम यहां पर देखेंगे सारे लोग ध्यान से कि यहां पर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है कि अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन के मतलब सीधा सा निकल रहा है कि एक नगरीकृत सभ्यता है। नगरीकृत का मतलब यही होता है कि पहली बार जो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया वो इसी सभ्यता में हमको दिखाई देता है। इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सारे लोग ध्यान देंगे कि इस सभ्यता को हम लोग पहली नगरीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एक पॉइंट ये हमने आप लोगों के लिए रखा है कि इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। आखिरकार क्यों कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, तो इसका कारण क्या है ध्यान से समझेंगे तो ऑब्वियसली जब कांसा लिखा हुआ है यानी कि कांस्ययुगीन ब्रॉन्ज एज, तो हम सारे लोग जानते हैं कि जब तांबे में, तांबा के मतलब क्या होता है कॉपर, कॉपर में जब हम SN यानी कि टिन मिलाते हैं तो हमारा तैयार होता है कांसा। ये बात क्लियर है सारे लोगों को। तो इंडस पीपल्स ने सबसे पहली बार तांबे में टिन मिला करके इस कांसे का प्रयोग किया और इस सभ्यता को एक कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना गया। तो ये दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको सारे लोग ध्यान से बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब हम और चीजें देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और वो हमारा एक पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ऐसा माना जाता है कि आखिरकार एक वर्ड हो गया हड़प्पा एक शब्द, और दूसरा शब्द हो गया ये इंडस। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वर्ड का यूज करने वाले कौन पर्सन थे, तो उनका आंसर आप लोगों के सामने है जॉन मार्शल। जी हां, जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यूज किया इंडस सिविलाइजेशन का टर्म। सारे लोगों को क्लियर है। लेकिन अगर बात कभी आए कि इनमें से प्रचलित नाम कौन सा है, देखिए याद रखिए इंडस सिविलाइजेशन तो जॉन मार्शल साहब ने यूज किया, हड़प्पा सभ्यता शब्द नहीं यूज किया। लेकिन अगर इसका सबसे पॉपुलर नेम की बात करते हैं, सबसे अगर प्रचलित नाम की बात करते हैं, तो सबसे प्रचलित नाम आएगा इसका हड़प्पा। तो बिल्कुल याद रखिएगा सारे लोग कि जॉन मार्शल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन का पहली बार प्रयोग किया शब्द का। लेकिन सबसे प्रचलित नाम अगर पूछा जाएगा तो सीधा सा आंसर क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है ये बात, यानी कि पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए सारे लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है इंडस सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? बिकॉज द हड़प्पा वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो वी कैन से द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वाई हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? द फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लेस वाज हड़प्पा ऑफ दिस सिविलाइजेशन, सो दिस सिविलाइजेशन नोन बाय द नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बात क्लियर हो गई। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा सा कहेंगे कि जॉन मार्शल साहब ने जो नाम दिया वो इंडस सिविलाइजेशन नाम दिया, लेकिन जो इसका फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लेस था वो कौन सा था? हड़प्पा था। तो इसीलिए इसका सबसे प्रचलित नाम क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कहता है, जैसा अभी हमने बताया था, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ब्रोंज एज। अभी हमने क्लियर किया है कि दिस सिविलाइजेशन बिलोंग टू ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। कारण क्या है?
कारण यह है कि पहली बार इंडस पीपल्स ने ही क्या किया, तांबे में टिन मिलाया और कांसे को तैयार किया। तो इसलिए इस सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए सारे लोगों को। दूसरा पॉइंट हमारा यह कहता है, यह ओरिजिन के ऊपर पॉइंट है कि आखिरकार इस सभ्यता की ओरिजिन कैसे हुई। तो ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। बेसिकली यहां पर हमने जो इंडिकेट किया हुआ है वो सिर्फ यहां पर इंडिकेट किया हुआ है मिस्टर दयाराम साहनी का नाम, बिल्कुल। बट यहां पर समझेंगे एक डेट हम लिख रहे हैं 1826। बेसिकली ये जो डेट है 1826, ये डेट है चार्ल्स मैसन। याद रखिए ये चार्ल्स मैसन के बारे में डेट है। मैं लिखे दे रहा हूं नाम, इनका नाम है चार्ल्स मैसन। और ये चार्ल्स मैसन कौन है? बेसिकली ये चार्ल्स मैसन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार ध्यान आकर्षित किया था। जी हां, याद रखिए चार्ल्स मैसन एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उस समय इतना ध्यान नहीं दिया गया। एग्जैक्टली इसका जो ध्यान देने की बारी आती है वो 1856 में आती है। और 1856 में ऐसा क्या हुआ, सारे लोग जानते हैं 1853 में हमारे यहां सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। जी हां, तो उसी समय रेल लाइन की खुदाई की जा रही थी, रेल लाइन पटरियां बिछाई जा रही थी। तो पटरियां बिछाई जाने के लिए ही वहां पर कुछ कंक्रीट की यानी कि कुछ रोड़ी की जरूरत पड़ी। तो पास में कुछ खंडर थे, तो उन खंडर से कुछ ईंटें निकाल करके रोड़ियों का प्रयोग किया जाने लगा। जब रोड़ियों का प्रयोग किया जाने लगा तो वहां की जो बहुत मजबूत ईंटें थी, तो पता चला खुदाई हुई, तो खुदाई में एक ऐसे शहर के बारे में जानकारी मिलती है और इसका प्रॉपर तरीके से जो नाम दिया गया, या कह सकते हैं जो प्रॉपर तरीके से सर जॉन मार्शल के सुपरविजन में, याद रखिए सर जॉन मार्शल के सुपरविजन में मिस्टर दयाराम साहनी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि ये जो पहला स्थल खोजा गया है, ये पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। ये बात समझ लीजिए। 2-3 नाम मैं फिर से दूंगा। चार्ल्स मैसन का नाम याद रखेंगे, उसके बाद में एक और नाम याद आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का, बिल्कुल याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम का भी नाम आता है। उसके बाद में जॉन मार्शल का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने इसका नाम दिया था क्या? इंडस सिविलाइजेशन, उनके द्वारा ही दिया गया नाम है। और 1921 में मिस्टर दयाराम साहनी ने जो इस सभ्यता का पहला स्थल जो नाम दिया गया वो था हड़प्पा। और ये हड़प्पा स्थित कहां है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपका पाकिस्तान के, याद रखिए पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, जी हां पंजाब लिखा हुआ है लेकिन ये भारतीय पंजाब मत समझिए, ये पंजाब है आपका पाकिस्तानी पंजाब। यानी कि एक पंजाब कहां है? पाकिस्तानी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में ये स्थित था स्थल, बिल्कुल ये हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया, क्योंकि पहला उत्खनन स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। यहां नेक्स्ट देखते हैं अब बिल्कुल इस हड़प्पा सभ्यता का एज डिसाइड करने में बहुत दिक्कत आई। दिक्कत क्यों आई? बेसिकली जब भी खुदाई हुई इसकी, खुदाई का 2 प्रारूप होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है। इसकी इस प्रकार की खुदाई नहीं हुई है, केवल ये खड़ी खड़ी ही खुदाई हुई है। तो इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट एज है उसके बारे में डिसाइड करना बहुत कठिन रहा। तो क्या हुआ, बहुत सारे विद्वानों में आपस में बहुत ज्यादा विवाद हुआ कि भाई हमारा ये मत है, हमारा ये मत है। इसमें 2-3 नाम निकल के आते हैं। मार्शल साहब, जी हां याद रखिए मार्शल साहब ने कहा कि भैया इसका जो डेट है वो 3250 से 2750 है। ये जॉन मार्शल साहब का ये डेट था कि उन्होंने कहा इसका काल इतना होना चाहिए। और भी बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग आइडियाज आए। अगर मैके की बात करें तो मैके साहब ने भी कहा कि भैया ये 2500 ईस्वी तक होना चाहिए, 2800 से 2500 ईस्वी तक का होना चाहिए। तो अलग अलग सबके व्यूज आए कि इसका ये काल होना चाहिए या ये काल होना चाहिए, सबके अलग अलग आइडियाज आए निकल करके। तो समस्या है कि आखिरकार इसका काल निर्धारण क्या करें। तब अडॉप्ट किया गया, और वो अडॉप्ट क्या किया गया? रेडियो कार्बन मेथड। याद रखिएगा रेडियो कार्बन मेथड यानी कि C14 को अडॉप्ट किया गया। और ये C14 को जब अडॉप्ट किया गया तो ये बात निकल के आई कि कार्बन डेटिंग, उस कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग अगर इसका सबसे अच्छा डेट की बात करते हैं तो इसकी सबसे अच्छी डेट निकल के आती है 2500 BC से लेकर के 1750 BC। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर कभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपसे डेट पूछी जाए तो आप सीधा सा कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट क्या है? 2500 BC से लेकर के 1750 BC अकॉर्डिंग टू C14 मींस कार्बन डेटिंग, ये आपकी सबसे ऑथेंटिक डेट मानी गई है।
चलिए अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस एरिया की। आखिरकार यह सभ्यता कितनी बृहद थी, कहां से कहां तक फैली थी, इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझेंगे। ध्यान देंगे सारे लोग, ध्यान दीजिए। हम बिल्कुल एक डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने लिखा नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। क्लियर है ना सारे लोगों को? ये हमारा ईस्ट का एरिया हो गया और ये हमारा वेस्ट का एरिया हो गया। ये बात क्लियर हो गई सारे लोगों को, यानी कि ये वेस्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये नॉर्दर्न प्लेस, साउदर्न प्लेस, ईस्टर्न प्लेस और वेस्टर्न प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझेंगे कि इस सभ्यता के बारे में हमने एरिया तो आप लोगों के सामने लिख दिया है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। अगर कभी भी एग्जाम में आपके अप्रॉक्स नहीं आता है फिगर तो डरने की कोई बात नहीं है। आप वहां पर क्या लगाएंगे कि नियर अबाउट 13 लाख, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा वहां पर? 13 लाख। बिल्कुल, ये 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, बट ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अप्रॉक्स दिया हुआ 13 लाख तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि बिल्कुल एक ऐसा नहीं बताया गया है कि यह सभ्यता यहां से यहां तक कितनी फैली है और यहां से यहां तक कितनी फैली है। इसमें भी बहुत सारे लोगों के विचार हैं। जी हां, तो मेरे कहने का मतलब है उत्तर से दक्षिण दिशा तक कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, या पूरब से पश्चिम दिशा तक इसकी कितनी दूरी है, तो इसको समझ लेंगे। इसमें भी बहुत सारे लोगों के अपने अपने आइडियाज आए, लेकिन अगर हम मैके की बात माने तो मैके साहब कहते हैं कि ये 1600 किलोमीटर है। जी हां, देखिए थोड़ा सा ये जो पॉइंट है, ये यहां पर डिफरेंट व्यूज हैं सारे विद्वानों के। 1600 किलोमीटर इसको मानते हैं मैके साहब, लंबाई ज्यादा है। अब इसका अगर आकार पूछा जाए तो ध्यान देंगे, इस एरिया में थोड़ा सा ये ज्यादा है, यहां पर कम है। तो इस तरीके से ये कैसा बन जाता है? एक ट्रायंगल बन जाता है। ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल बन जाता है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो सीधा सा आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इन ट्रायंगुलर शेप। क्लियर है ना भैया? ये बात यहां तक सारे लोगों को क्लियर है कि सिंधु सभ्यता किस आकार में थी? ये आपका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। अब यहां पर इनके जल्दी से हम लोग नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेस की बात करते हैं। तो सारे लोगों को यहां पर दिख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल यानी कि नॉर्दर्न प्लेस वाज मांडा। कौन सा प्लेस है? मांडा प्लेस है। क्लियर? अब मांडा अगर पूछा जाए किस स्टेट को बिलोंग करता है तो सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगर यह पूछा जाए मांडा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, देन द आंसर इज चेनाब रिवर। क्लियर है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चेनाब रिवर। कहां पर था? सीधा सा आंसर है आपका J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। अगर इसके हम साउदर्न मोस्ट, जी हां याद रखिए, यह साउदर्न की बात करते हैं, तो साउदर्न की बात करते हैं तो दक्षिणी स्थल बिल्कुल देख लेते हैं, दैमाबाद। दैमाबाद इसका दक्षिणी स्थल था, सारे लोग समझेंगे। अगर पूछा जाए दैमाबाद कहां पर था तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। बिल्कुल, महाराष्ट्र में दैमाबाद स्थित था। अब दैमाबाद अगर पूछ दिया जाए सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, देन द आंसर इज प्रवरा रिवर। कहां तक, यहां तक क्लियर हुआ सारे लोगों को? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ईस्टर्न प्लेस। अगर ईस्टर्न प्लेस की बात करें तो ईस्टर्न प्लेस बाज आलमगीरपुर। जी हां, और आलमगीरपुर बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ वाला क्षेत्र है वो आलमगीरपुर का कहलाता था। और इसका जो रिवर था वो रिवर है आपका हिंडन रिवर। क्लियर है यहां तक सारे लोगों को? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हिंडन रिवर का एरिया हो गया। अब हम इसके वेस्टर्न साइड की बात करते हैं। अगर वेस्टर्न साइड की बात करें तो वेस्टर्न इसका जो सबसे पॉइंट है, साइट है, तो वो है सुतका गेंडोर। याद रखिए, सुतका गेंडोर है। और ये किस नदी के किनारे स्थित था? ये आपका दास्क रिवर के किनारे स्थित था। और ये एग्जैक्ट इसका लोकेशन है बलूचिस्तान। हमने यहां पर लिखा हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे, समझ लीजिए क्वेश्चन का नेचर क्या रहेगा, किस तरीके क्वेश्चन बनेंगे। सीधा बनेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कितना हो गया? तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। अगर ये एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया हुआ है तो आप लगा सकते हो लगभग 13 लाख। क्लियर यहां तक? दूसरा,
अगर पूछा जाए किस शेप में है यह सभ्यता, तो आपका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज के आकार की सभ्यता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए नॉर्दर्न प्लेस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मांडा। किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। कहां पर है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपसे पूछा जाए साउदर्न प्लेस, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए दैमाबाद। किस नदी के किनारे है, प्रवरा। कहां है, महाराष्ट्र। अगर ईस्टर्न प्लेस पूछा जाए तो बिल्कुल आलमगीरपुर। कहां है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे है, हिंडन। अगर पूछा जाए पश्चिमी स्थल यानी कि वेस्टर्न पॉइंट या वेस्टर्न साइड, तो आपका आंसर हो जाएगा सुतका गेंडोर। और किस नदी के किनारे है, दास्क। और है कहां पर, एग्जैक्ट है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां है आपका, पाकिस्तान में। अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर नियोजन यानी कि एक टाउन प्लानिंग की। एक अच्छा नगर कब हो सकता है, जब उसमें एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, उसकी रोड्स बढ़िया हो यानी कि उसकी सड़क व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए। हाउस यानी कि अच्छे मकान, जैसा अभी हमने बताया कि एक रो हाउसेस का कॉन्सेप्ट था। एक उसके बाद में कि अच्छा सिटी, एक अच्छा, जब ये सारी चीजें होंगी तो एक अच्छा शहर बनेगा। तो ये एक टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन की विशेषता थी। तो चलिए हम मान लेते हैं, सबसे पहले यहां पर मानेंगे क्या, समझेंगे बिल्कुल कि अच्छा जल निकास व्यवस्था कैसी थी, तो समझेंगे। देखिए यहां पर हम मान लेते हैं ये एक सड़क गई है और इस सड़क के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। ध्यान देंगे, इस सड़क के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब इस सड़क के किनारे किनारे नालियां निकली हुई हैं। ठीक है भाई, नालियां निकली हुई हैं। इन नालियों का जो पानी है वो नगर से या शहर से दूर एक मेन होल बनाया गया है। वो पानी कहां पर गिरता है, जाकर के इस मेन होल में गिरता है जाकर के। और समझिए आप, इतनी अच्छी व्यवस्था ड्रेनेज सिस्टम की जो आज भी देखने को नहीं मिलती है। तो नगर तो साफ रहेगा ना भाई, जब नगर बिल्कुल साफ रहेगा तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वहां का था। तो ये आप ड्रेनेज सिस्टम का एक ये विशेषता हो गई। अब अगर हम इनके सड़कों की बात करें, ध्यान देंगे, अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो सड़क के बारे में समझेंगे। देखिए सड़क कैसी है, हम मोहनजोदड़ो शहर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, वहीं से हमको सड़क के बारे में निकल के आएगा। ध्यान देंगे, हमने एक बॉक्स बना दिया है आपके सामने और मान लेते हैं ये एक मोहनजोदड़ो शहर है और इसकी जो सड़क है वो ये मुख्य जो राजपथ जैसे समझते नहीं है, ये एक राजपथ है मोहनजोदड़ो का और ये 10 मीटर चौड़ा था, ऐसा माना जाता था। ये 10 मीटर चौड़ा है। अब समझिए यहां पर बहुत सारी रोड मिलती हैं आकर के, ये सारी रोड मिल रही हैं। ध्यान देंगे इस तरीके से, ये सारी रोड कहां पर मिल रही हैं, इस मेन सड़क पर, मुख्य सड़क पर मिल रही हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो सड़कें हैं, ये जो मुख्य सड़क हो गई और ये इसकी सहायक सारी सड़कें इसमें मिलती हैं आकर के, और इनके किनारे किनारे इन सड़कों में गलियां मिलती हैं। जो इसकी सहायक सड़कें बन रही हैं उनमें ये गलियां मिलती हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये गलियां मिलती हैं और जो मकान हैं वो मकान सारे के सारे कहां पर हैं, इन गली जो हमने बताया है आपको, ये गलियां, इन गलियों के इधर उधर मकान हैं। तो यानी कि मकान के जो दरवाजे हैं, मकान के जो दरवाजे हैं वो कहां पर खुलते हैं, याद रखिएगा, वो बिल्कुल गलियों की तरफ ही खुलते हैं। याद रखिएगा, मकान के दरवाजे कहां खुलते हैं, गलियों की तरफ खुलते हैं। केवल इसका एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन क्या है आपका, लोथल। याद रखिएगा, एक्सेप्शन क्या है, लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जिसका जो दरवाजा है मकान का, जो मुख्य द्वार है, वो सड़क की तरफ खुलता है, वो गली की तरफ नहीं खुलता है। तो ये तो बात हो गई आपकी जल निकास की और सड़क की। अब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री का। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री समकोण पर काटती हैं। यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है भाई। अब हम अगर इसकी दूसरी बात करें कि आखिरकार जब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगी तो 90 डिग्री पर किस तरीके से काटेंगे। जैसे मान लीजिए ये रोड आई, दूसरी ने काटा, फिर आया, फिर उसने काटा, दूसरी ने, फिर इस आया, फिर एक नेक्स्ट रोड ने काटा, तो ये 90 डिग्री तो बनी गया। सारे 90 डिग्री का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस तरीके से एक जाल नुमा आकृति बन रही है, एक ग्रिड।
समझ रहे हैं ना, एक ग्रिड बन रहा है। तो ये जो ग्रिड है, ये अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो रोड्स हैं वो किस पैटर्न पर बेस्ड थी, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रिड पैटर्न। अगर कभी ऑप्शन में आपका ग्रिड पैटर्न नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, तो आप वहां पर देखेंगे क्या चेस बोर्ड पैटर्न दिया हुआ है, क्योंकि ये चेस शतरंज के खानों की जैसे आकृति बन जा रही है। तो बिल्कुल आप क्या कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सड़कें हैं वो आपकी ग्रिड पैटर्न पर आधारित हैं या चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित हैं। यहां तक सारे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बात हो गई जल निकास की, रोड्स की हो गई, हाउस की बात हो गई, सिटी की बात हो गई, एक अच्छा शहर कैसे बनेगा, यहां पर उस समय की हमने कंडीशन आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दी। अब यहां पर देखिए एक नया पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हम बता चुके हैं कि जो अर्बनाइजेशन का पहला कॉन्सेप्ट था वो यहीं पर देखा गया, इसीलिए इसको फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नगर नियोजन की बात हो ही गई है, हमने अभी आपको बताया ग्रिड पैटर्न एंड वेल ड्रेनेज सिस्टम इसका सबसे बड़ा और सबसे उम्दा एक पॉइंट हमको नजर में आता है, जिससे कि एक वेल प्लान्ड ये सिविलाइजेशन मानी जाती है। अब हम यहां पर बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ महत्वपूर्ण साइट्स की बात करेंगे और उनकी लोकेशन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा स्थल कहां पर स्थित था, इसके बारे में जरूर जानेंगे सारे लोग। तो समझेंगे, एक चार्ट के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, बट यहां पर हमने सीधे आपका वो जो स्टेट का नाम है या वो जो देश का नाम है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं। देखिए यहां पर समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने की बात है। अभी तक ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? 1500 स्थल, जिसमें भारत में, इंडिया में 925 स्थल हैं। याद रखिए, भारत में 925 स्थल हैं और पाकिस्तान में माना जाता है कि 425 स्थल हैं। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, क्योंकि अभी तक लगातार खुदाई जारी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई लिखित में एविडेंस इस सभ्यता का नहीं आया है। इसलिए माना जाता है कि दिस सिविलाइजेशन टोटली बेस्ड ऑन एविडेंसेस। जो कुछ मिला उसी के आधार पर अनुमान लगाया कि वहां पर ऐसा होता होगा। समझ रहे हैं ना ये बात? तो इन्हीं स्थलों में से, स्थल तो बहुत सारे हैं आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं स्थलों में से हमने कुछ स्थल आप लोगों के लिए रखे हैं यहां पर, जो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला स्थल है इसमें से हड़प्पा। हड़प्पा की अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो पाकिस्तान, बिल्कुल याद रखिए पाकिस्तान देश में, लेकिन पंजाबी, जी हां, कौन सा? पंजाब, जी हां, वहां पर स्टेट है, वहां पर एक मोंटगोमरी जिला है, वहां पर आपका हड़प्पा स्थित है। क्लियर है ना ये बात? फिर अगर हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की, बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। क्यों महत्वपूर्ण है यहां पर समझ लेंगे थोड़ा सा, कि मोहनजोदाड़ो को इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इस सभ्यता का सबसे बड़ा एरिया वाइज, एरिया के मतलब समझ गए ना, क्षेत्रफल के अनुसार इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ध्यान दीजिए, देखिए मेरा इंडिकेशन देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। अगर इंडिया का पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी होगा हरियाणा का। क्लियर है ना? इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर दूं। अगर पूरे सिविलाइजेशन का अगर पूछा जाए लार्जेस्ट प्लेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू एरिया, द आंसर इज मोहनजोदाड़ो। अगर पूछा जाए इंडिया का, देन द आंसर इज राखीगढ़ी। क्लियर? ये आपका लोकेशन पाकिस्तान में है। अगर ये पूछा जाए किस स्टेट में है, तो ये भी पाकिस्तान का जो स्टेट बिलोंग करेगा, वो स्टेट आपका बिलोंग करेगा पाकिस्तान का, वो लरकाना। याद रखिए, लरकाना, यहां पर ध्यान देंगे, लरकाना जिला यहां पर ये लगेगा। कौन सा जिला? लरकाना। और कौन सा स्टेट लगेगा? तो वो स्टेट लगेगा आपका सिंध। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जरूर पूछे जाते हैं, इनको ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे दैमाबाद की। तो दैमाबाद सबसे साउदर्न पॉइंट है, सबसे साउदर्न साइट है, अभी हमने डिस्कस किया था, महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है। अगर मोहनजोदड़ो पूछ दिया जाए किस नदी के किनारे है, तो आंसर क्या होगा? सिंध, इंडस। अगर हड़प्पा पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा की बात करेंगे तो रावी रिवर। देखिए समझते जाइए, मेरा काम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना। अगर हड़प्पा पूछा जाएगा तो रावी रिवर के किनारे है, यानी कि सिचुएटेड ऑन रावी रिवर।
बैंक यानी कि किस नदी के किनारे है, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, रावी। अगर मोहनजोदाड़ो तो इंडस यानी कि सिंध। अगर दैमाबाद की बात करेंगे तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और सुदगा गेंडोर की अभी हमने बात की थी, ये बलूचिस्तान में स्थित है और ये कैसा प्लेस है, सबसे पश्चिमी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। अब अगर हम बात करते हैं चन्हूदड़ो, जी हां ध्यान देंगे, अब अगर हम बात करते हैं चन्हूदड़ो की, तो चन्हूदड़ो भी आपका अगर पूछा जाए कि भाई ये है कहां पर, तो ये भी सिंध में है। याद रखिए ये भी सिंध में है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। रंगपुर के बारे में सारे लोग जानते हैं क्योंकि भारत का स्थल है। और अगर इसकी हम बात करें तो सारे लोग समझ लीजिए ये कौन सा स्थल है, कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एग्जामिनर या पेपर सेटर कभी भी आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, समझ लेंगे। यहां पर हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। एक कोड याद रखेंगे सारे लोग, उस कोड को बोलते हैं हम लोग एसडीडी। एसडीडी के मतलब क्या है, एस फॉर अगर हम बात करेंगे तो एस फॉर बात हो जाएगी सुरकोटदा। याद रखिए सुरकोटदा एक प्लेस हो गया। दूसरे डी के मतलब क्या हो जाएगा, मैं लिखे दे रहा हूं, ध्यान देंगे, धौलावीरा। कौन सा प्लेस हो जाएगा, ये आपका हो गया धौलावीरा। अगर हम तीसरे डी की बात करेंगे तो सुरकोतरा, धौलावीरा और तीसरा हो जाएगा आपका देसलपुर। ध्यान देंगे ये देसलपुर हो गया। ये तीनों के तीनों स्थल जो हैं ये आपके कच्छ के रन में हैं। याद रखिए क्योंकि गुजरात के जो स्थल हैं, एक पार्ट हो गया कच्छ के रन का और दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका, समझ लीजिए, एक तो कच्छ का रन हो गया, दूसरा खंभात की खाड़ी का जो एरिया हो गया वहां के स्थल हो गए। तो रंगपुर देखिए आप समझ सकते हो कच्छ के रन में नहीं आता है। अगर कभी क्लासिफाई करके पूछा जाए कि भाई कच्छ के रन में कौन सा नहीं है, तो आप लगा सकते हो रंगपुर वहां पर नहीं है, ये भी गुजरात में स्थित है। फिर अगर कोटदीजी की बात करेंगे तो कोटदीजी की तरफ भी समझेंगे हम लोग, ये भी आपका सिंध का ही स्थल है। तो ये भी आपका सिंध स्टेट में पाकिस्तान में कोटदीजी स्थित है। हम अब उनके कुछ और स्थलों की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब आपका अगला स्थल है रोपण। जी हां रोपण, ये हिंदुस्तानी पंजाब में है, ये पाकिस्तानी पंजाब में नहीं है, याद रखिएगा। अगर कभी नदी पूछी जाए कि ये किस नदी के किनारे है, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा आपका, सतलज। याद रखिएगा ये सतलज नदी के किनारे है। अब हम राजस्थान के एक बहुत प्रसिद्ध स्थल की बात करते हैं जिसके मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स। ब्लैक बेंगल्स के मतलब समझते हैं ना, काले रंग की चूड़ियां। जी हां, काले रंग की चूड़ियां या ब्लैक बेंगल्स। ये कालीबंगा कहां पर है, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और ये भी आपका राजस्थान में ही स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। अब लोथल की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण नगर है जिसको कि कहा जाता है बंदरगाह नगर। याद रखिए बंदरगाह नगर। यह बंदरगाह नगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हमको ट्रेड का एविडेंस है वो यहां से मिलता है। और क्यों मिलता है, क्योंकि यहां पर एक गोंदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड मिला हुआ है, जो ये हमको इंडिकेट करता है कि भैया अगर डॉक यार्ड मिला हुआ है तो बिल्कुल ट्रेड होता होगा। तो ये आपका कहां पर है, ये गुजरात में। अगर कभी इनकी रिवर पूछी जाए तो रिवर आप निश्चित रूप से लगा सकते हो लोथल की, और वो रिवर है आपकी भोगवा। ध्यान देंगे सारे लोग, मैं जो लिख रहा हूं उसको नोट करते जरूर चलेंगे कि भाई भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। अब अगर हम बात करें एक अगला स्थल सुरकोतरा, ये भी आपका गुजरात में है। तो देखिए एक स्थल आपका निकल गया कच्छ के रन का, तो एसडीडी हो गया। लेकिन अगर आपका खंपात का निकल के आए तो एक तो हमने देखा था रंगपुर, दूसरा आपके सामने आ गया लोथल और तीसरा आ गया आपका सुरकोतरा। क्लियर। अब हम हरियाणा के स्थल की बात करते हैं, बनावली, ये हरियाणा में स्थित है। फिर अगर सबसे महत्वपूर्ण स्थल, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में डिवाइड है। देखिए समझ लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कभी बात करते हैं तो एक टीला हो गया पूर्वी टीला और दूसरा टीला हो गया पश्चिमी टीला। समझ लीजिए पूर्वी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये 2 टीले हो गए। और ये सारे नगर इसी में डिवाइड हैं। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें मध्यमा भी दिया गया है, यानी कि ये 3 भाग में डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं कि धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण नगर था क्योंकि ये 3 भागों में एक एक्सेप्शन है जो डिवाइड था। अब इसका अगला जो हमने बताया कि
एरिया के अकॉर्डिंग भारत में सबसे बड़ा जो इसकी साइट है वो राखीगढ़ी है, और वो कहां पर स्थित है? वो आपके हरियाणा में स्थित है। अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोशल स्ट्रक्चर की, और ये सोशल सिस्टम यानी कि सोशल स्ट्रक्चर क्या किन चीजों पर आधारित होता है? सीधा सा है कि भाई उसका पहनावा कैसा होना चाहिए, कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, क्या खाते पीते हैं, सोसाइटी तो इन्हीं से बनती है, क्या उनका रहन सहन है, किस प्रकार के मकानों में रहते हैं, और उनका जो अंतिम संस्कार है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इन सब सारी चीजों को हम वन बाय वन देखते हैं तो समझेंगे। देखिए, पहनावा, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इंडस पीपल क्या पहनते थे, भाई उस समय कोई टाई सूट का जमाना तो रहा नहीं होगा, टाई सूट तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंडस पीपल्स का जो पहनावा था, जो इनकी क्लॉथ्स थे, वो वुलन यानी कि सूती, ऊनी, और यानी कि कॉटन यानी कि सूती, यानी कि दे वियर वुलन एंड कॉटन बोथ क्लॉथ्स। क्लियर हो गई ये बात यहां तक? सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरी हम बात करते हैं खान पान की। खान पान में अगर बात आएगी तो बिल्कुल दे वर नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन के मतलब क्या हो गया? मांसाहारी। याद समझ लीजिए, मांस भी खाते थे, और शाकाहारी यानी कि साग सब्जी भी खाते थे। समझ लीजिए भाई, साग सब्जी यानी कि दे वर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ। अब ये समझ लेते हैं कि यहां पर आखिरकार ये लोग मांस में क्या खाते थे। तो सबसे पहले हम लोग इनका वेजिटेरियन आइटम के बारे में जान लेते हैं। उस समय भाई कोई चिकन, रोस्टेड, ये सारी चीजें तो चलती नहीं होंगी, तो क्या चलता होगा? रॉ चलता होगा, कच्चा। और ये हम समझ लेते हैं कि दो प्रकार के इनके मांस का वर्णन मिलता है। एक मिलता है सूअर का मांस, याद रखिए, और दूसरा मिलता है घड़ियाल का मांस। क्लियर है ना? तो दो चीजें याद रखोगे, ये लोग मांसाहार में दो चीजों का मांस प्रयोग करते थे, एक सूअर का मांस प्रयोग करते थे और दूसरा घड़ियाल के मांस का प्रयोग करते थे। अब अगर हम शाकाहारी में देख लेते हैं, शाकाहारी की बात करते हैं, तो शाकाहारी में कई प्रकार की हमारे पास खाद्य सामग्री निकल के आते हैं, जिनमें अगर सबसे महत्वपूर्ण मुख्य फसलों की बात करें तो इनका व्हीट यानी कि गेहूं सबसे मुख्य फसल, और जौ। याद रखिए, अगर कभी पूछा जाए सिंधु सभ्यता की सबसे मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं दो, तो सीधा सा आंसर क्या होना चाहिए आपका? गेहूं और जौ। इसके बाद में तरबूज का भी नाम मिलता है हमको, तरबूज। फिर इसके बाद में एक और नाम मिलता है खरबूज। याद रखिए, खरबूज का भी नाम हमको मिलता है। एक और नाम मिलता है हमको सरसों। याद रखिए, सरसों का भी वर्णन मिलता है। खजूर का भी वर्णन मिलता है। याद रखिए, खजूर का भी हमको वर्णन इनके यहां पर मिलता है। और कपास सबसे महत्वपूर्ण क्यों हम कह रहे हैं कपास को? इसलिए कह रहे हैं भाई क्योंकि कपास को अगर क्वेश्चन ही आ जाए, यहां तक सारे लोग समझ गए ना क्या क्या आइटम्स वो लोग लेते थे शाकाहार में? बात हो गई, गेहूं और जौ मुख्य फसलें हैं, तरबूज, सरसों, खरबूज, खजूर और कपास, यहां तक बात निकल के आई। एक और हमको बात राई का भी प्रयोग मिलता है, राई का भी प्रयोग। अब राई और सरसों है तो ऑब्वियसली हमको यह समझ में आता है कि भैया तेल मसाले का भी प्रयोग कहीं ना कहीं होता जरूर होगा, कहीं ना कहीं तड़का वगैरह का प्रयोग किया जरूर जाता होगा। क्लियर है यहां तक सारे लोगों को? अब हम यहां पर एक चीज और समझते हैं यहां पर कि आखिरकार ये इतनी सारी खान पान की सामग्री थी, तो ये खान पान की सामग्री एक बहुत उचित व्यवस्था थी इस तरीके की। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भैया बहुत पुराना समाज था या बहुत पुरानी व्यवस्था थी, तो वहां पर कुछ हमको ऐसी वैसी चीजें देखने में मिली। देखिए, शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार की व्यवस्था थी। पहनावा में अगर हम बात आएंगे तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वो लोग वस्त्र पहनते थे। यह बात क्लियर हो गई। अब अगर सवाल यहां पर यह आ जाए कि सिंधुवासी कपास को क्या कहती थी, कई बार क्वेश्चन आया है क्योंकि कपास भी एक क्रॉप थी, तो आपका आंसर क्या होगा? सिंडोन। क्या आंसर होगा आपका? सिंडोन कहते थे कपास को। क्या कहते थे? सिंडोन कहते थे। यह बात क्लियर हो गई सारे लोगों को। अब हम बात करेंगे इनके रहन सहन की। रहन सहन की हालांकि अभी हमने बात की थी, लेकिन हम यहां पर आप लोगों को क्लियर किए दे रहे हैं कि आखिरकार रहन सहन इनका कैसा था। ध्यान देंगे, देखिए, एक नगर का भाग ये हो गया और दूसरे नगर का भाग ये हो गया। ध्यान देंगे, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है भाई। अब ये टीला हो गया पूर्वी,
यह पूर्वी टीला हो गया, यह पश्चिमी टीला हो गया। ठीक है, एक टीला हो गया पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। यानी कि यह जो टीला है, इस टीले में उच्च वर्गीय लोग रहते हैं। कैसे उच्च वर्गीय लोग? यानी कि ऐसे लोग रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं इलीट ग्रुप हैं, यानी कि शासक वर्ग को बिलोंग करते हैं या कुलीन वर्ग को बिलोंग करते हैं। और ये सारे लोग कहां पर रहते हैं? ये सारे लोग यहीं पर रहते हैं और इसको दुर्गीकृत भी किया गया है, दुर्गीकृत भी किया गया है, याद रखिए। और ये कैसा है? यहां पर सामान्य जन, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, ये सारे लोग रहते हैं, ये सामान्य लोग रहते हैं। और ये सामान्य लोग रहते हैं क्योंकि यहां पर नदियां भी हैं, तो डूबने का भी यहां पर खतरा है। उच्च वर्ग लोगों ने अपना दुर्गीकृत करा लिया, भैया कहीं से विदेशी लोग, बाहरी लोग आक्रमण कर दें तो हम बचे रहें। उसके बाद में यहां पर इनको ईंट से भी कवर्ड कर दिया गया। और ये ईंटें कैसी हैं? पकी। ये बाहर तो पकी हैं लेकिन अंदर का जो क्या है वो कच्ची ईंटें। ये बात समझ में आ गई? तो अगर कभी पूछा जाए तो सारे नगर दो भागों में डिवाइड थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले में कुलीन वर्ग लोग रहा करते थे, उच्च वर्गीय लोग, यहां पर सामान्य लोग रहा करते थे। बात क्लियर हो गई? एक्सेप्शन हम बता चुके हैं। धौलावीरा में इसके बीच में भी है, इसको मध्यमा बोलते थे, इसलिए धौलावीरा वाज द सिंगल प्लेस विच वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। बाकी सब किसमें है? 2 भाग में विभाजित हैं। यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर हो गई, मैंने फिगर के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। अब हम इसका अंत्येष्टि संस्कार की बात करते हैं। अगर हम अंत्येष्टि संस्कार यानी कि फनरल सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर समझेंगे 3 प्रकार से, मुख्यतः 3 प्रकार से है। एक तो जो आजकल भी है जिसको कहते हैं हम लोग दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब यह होता है कि डेड बॉडी को, मुर्दे को जला देना। ठीक है। दूसरा क्या है? समाधिकरण। ध्यान देंगे, दूसरा है समाधिकरण। समाधिकरण के मतलब क्या हो गया? डेड बॉडी को दफन करना, यहां पर दाह संस्कार में जला देना। यह बात क्लियर हो गई? दाह संस्कार का मतलब डेड बॉडी को जला देना, और समाधिकरण के मतलब क्या हो गया कि उसको जमीन में दफन कर देना। यह कहलाता था पूर्ण समाधिकरण। ठीक। अब तीसरा है आंशिक समाधिकरण। कौन सा हो गया? आंशिक समाधिकरण। और यह आंशिक समाधिकरण क्या है? आंशिक के मतलब कि मुर्दे को ले गए और जंगल में छोड़ दिया जाकर के, वहां पशु पक्षियों ने उसको अपना भोजन बनाया और जो बचा हुआ शेष था उसको जाकर के दफन कर देते थे, तो इसलिए इसको एक आंशिक समाधिकरण कहा जाता है। ये 3 मेन मेथड थे। एक और अक्सर कई विद्वानों ने कहा है कि कलश में भी सबको दफनाया जाता था, लेकिन कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा सा कहेंगे 3 मेथड को वहां पर अपनाया जाता था अंत्येष्टि संस्कार में। चौथा कुछ लोग मानते हैं जिसको बहुत सारी मान्यता नहीं दी गई है। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ अन्य आर्थिक एस्पेक्ट देखते हैं, यानी कि कुछ और अर्थव्यवस्था के बिंदु देखते हैं। यहां पर आपको दिया गया है कि गेहूं और जौ 2 इसकी मुख्य फसलें हैं। हालांकि फसलें तो बहुत थी, तो अगर अन्य फसलों की बात करें तो अन्य फसलों में खजूर भी है, सरसों भी है और कपास भी है। यहां पर कपास को थोड़ा सा महत्वपूर्ण माना गया है। कपास को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है तो बिल्कुल बात करते हैं। अगर कपास की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी लोग थे या निवासी थे वो कपास को कहते थे सिंडोन। क्या कहते थे? कपास को सिंडोन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको बिल्कुल आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि सिंडोन किसको कहते थे? कपास को कहते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ अन्य भी फसलें हैं, जैसे राई की बात करें तो राई भी थी उस समय। तिल की बात करें तो तिल भी अन्य फसलों में आता था। तरबूज की बात करें तो बिल्कुल तरबूज भी आता था। खरबूज की बात करें तो खरबूज भी वहां पर आता था। तो ये कुछ अन्य फसलें थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा? गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण फसल थी। कपास को किस नाम से जानते थे तो कपास को सिंडन के नाम से जानते थे। चलिए अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का रिलीजियस सिस्टम या रिलीजियस सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। इसका रिलीजियस स्ट्रक्चर, धार्मिक इसका क्या संरचना थी। तो समझ लीजिए पूजा तो होती होगी भाई, इतना अच्छी सोसाइटी थी। हमने अभी देखा कि वेल प्लान्ड, एक अच्छी बसी हुई, एक अर्बनाइजेशन जिसको फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन भी कहा गया है। तो बिल्कुल यहां पर देखते हैं कि भैया पूजा किसकी किसकी की जाती थी। तो सबसे पहले हमने आपको इंडिकेट किया है
पेड़ों की यानी कि वृक्ष की यानी कि ट्री वर्शिप का कॉन्सेप्ट था। तो आजकल भी हम लोग पूजा करते हैं ना, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, बरगद की पूजा होती है, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, लेकिन यहां पर बरगद नहीं है, याद रखिएगा। बरगद अगर ऑप्शन में आए तो नहीं लगाना है। यहां पर अगर बात की जाएगी तो पीपल आपको जरूर लगाना है। पीपल की पूजा की जाती थी, बबूल की पूजा की जाती थी, यह भी आपका क्लियर है। नीम की भी पूजा की जाती थी। ये तीन के बारे में हमको वर्णन मिलता है, नीम, बबूल और आपका पीपल हो गया। ये बात क्लियर सारे लोगों को। अब हम बात करते हैं किसकी, जल पूजा की। अच्छा, जल पूजा के बारे में कैसे जानते हैं कि आखिरकार जल की पूजा होती। आजकल की अगर हम बात करते हैं तो आजकल अक्सर बिहार में हर साल एक छठ पूजा मनाया जाता है। उस छठ पूजा में भी हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। जल के कहीं ना कहीं कोई नदी होती है, गंगा के किनारे जाते हैं तो वहां पर सूर्य को अर्घ दिया जाता है, एक छठ त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो ठीक वैसे ही यहां पर जल पूजा की अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो से, याद रखिए, मोहनजोदाड़ो से, जो आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार शहर है, यहां से हमको एक ग्रेट बाथ, याद रखिए, एक ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार यहां पर प्राप्त हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि जल पूजा होती थी। क्लियर। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हमको ये वाटर वर्शिप का एविडेंस कहां से मिलता है, तो आप सीधा सा कहोगे कि मोहनजोदाड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला हुआ है, सार्वजनिक स्नानागार था, वहां से हमको जल पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पशुपति शिव। ये पशुपति शिव के बारे में वर्णन कहां से आया, तो मोहनजोदाड़ो से एक ऐसी हमको योगी की प्रतिमा मिली हुई है, समझ लीजिए, या हमको एक मूर्ति मिली हुई है, प्रतिमा मिली हुई है, जिसको नाम दिया गया पशुपति शिव। याद रखिए, पशुपति शिव। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि पूजा तो बहुत सारे लोगों की होती थी, जिनमें वृक्ष पूजा में हमने बता दिया, नीम, बबूल, और आपका नीम हो गया, बबूल हो गया, और आपका कौन सा हो गया, पीपल, तीन पेड़ हो गए। जल पूजा के साक्ष्य कहां से, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार से। और पशुपति शिव का जो कॉन्सेप्ट कहां से आया, मोहनजोदाड़ो से निकल के आया। तो ये तीन पूजा आप अपने धार्मिक व्यवस्था में अभी देखी। अब हम धार्मिक व्यवस्था में कुछ और चीजें जानेंगे कि आखिरकार इनका जो वर्शिप का स्ट्रक्चर है वो कहां तक फैला हुआ था और कितना विस्तारित था। तो जल्दी से समझ लेते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए क्या पूजा मंदिरों में होती थी, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर हमको टेंपल का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। क्लियर समझ लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स, एनी टेम्पल्स, कोई भी मंदिर का हमको साक्ष्य नहीं मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेन गॉड, आपके सबसे मुख्य देवता किसको माना गया है, तो मदर गॉडेस को। याद रखिएगा, मदर गॉडेस, मातृ देवी को। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक ऐसी हमको प्रतिमा प्राप्त हुई है, या कह सकते हैं कि ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, और उस स्त्री को नाम दिया गया देवी ऑफ ओरिजिन, उर्वरता की देवी नाम दिया गया, और इसी को नाम हम लोग दे देते हैं मातृ देवी। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों ने फिल्म वगैरह देखी है मोहनजोदाड़ो जो कि अभी रिसेंट में आई थी, तो वहां पर भी ये मातृ देवी के बारे में हमको देखने को मिलता है। क्लियर है भाई, बात यहां तक। अब हम देखते हैं पशुपति शिव, जैसा कि अभी हमने बात किया था, इसको आद्य शिव के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब प्रकृति पूजा की बात हो गई, प्रकृति पूजा की बात हो गई। अभी हमने बताया कि भैया पेड़ों की पूजा है, जल की पूजा है, सारी प्रकृति की चीजें हैं ये, तो ये भी बात हो गई। अब पशु पूजा, एनिमल वर्शिप की अगर बात करें, तो एनिमल वर्शिप में अगर हम देखते हैं तो एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा की पूजा होती थी, जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ऑक्स, बैल की, और बैल में भी कैसा बैल, जी हां, हम्प्ड बुल। हम्प्ड बुल के मतलब क्या होता है, कुबड़ वाला बैल। इसको बहुत सबसे ज्यादा अगर पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा पूजित पशु कौन सा था, मोस्ट वर्शिपल आपका अगर पूछा जाए, तो सीधा सा आंसर क्या होगा, कुबड़ वाला सांड, यानी कि कुबड़ वाला बैल या सांड। सांड कहेंगे, यहां पर बैल लिखा हुआ लेकिन सांड एग्जैक्ट है वो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा पूजित पशु था। वृक्षों की पूजा हो चुकी है, यानी कि हम अभी समझा चुके हैं वृक्षों की पूजा के बारे में, आपको 3 वृक्ष बता चुके हैं हम अभी। अब हम देखते हैं यहां पर
अग्नि की पूजा। अग्नि की पूजा के बारे में एविडेंस हमको कहां से मिला हुआ है? ये कालीबंगा से हमको ये अग्नि की पूजा का साक्ष्य मिला हुआ। इसके अलावा हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते हैं, वो है आपका नाग पूजा। अगर कभी आपसे पूछा जाए, देखिए हम लोग आज भी नाग पंचमी बनाते हैं, तो कुछ सिस्टम बहुत ज्यादा बदला नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है, हम लोग मॉडरेट हो गए हैं, सोसाइटी मॉडरेट हो गई है, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हम लोग जो पहले हुआ करती थी वो अपग्रेड फॉर्म में अब आ गई हैं। तो ये पूरा आपका रिलीजियस सिस्टम रहा, पूरा रिलीजन का स्ट्रक्चर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपके सामने रहा।